यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों का धन्यवाद किया है। जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है, शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये ईरान का कहना है। खुसूसी पैगाम में कहा कि हिमायत और भाईचारे को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। और भारत जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट करता रहा, यहाँ तक कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट भी आई, उसमें भी भारत ने अपने आप को डिस्टेंस किया और कहा कि जी हम उस स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में। जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। देखिए, यह पहला मौका है इतिहास में जब मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे तनाव के समाप्त हो जाने पर किसी देश ने इस तरीके से खुलकर भारत को धन्यवाद किया है। पाकिस्तान ने OIC में भी, SCO में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बराह रास्त बायलैटरली भरपूर तरीके से ईरान का साथ दे दिया। मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा, बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों एक सिचुएशन हुई थी जिसमें ईरान ने इंडिया को थैंक यू कहा था और उसके बाद जय ईरान जय हिंद इस टाइप का भी चीज़ें चली थी यहाँ पर। मतलब वो होती ना गुड़ी गुड़ी बातें, तो ईरान की तरफ से वो इंडिया को खुश करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस ये हो रहा है कि भाई ईरान को जब ज़रूरत होती है तब पाकिस्तानी खड़े रहता है, पाकिस्तान खड़ा रहता है उनके साथ, लेकिन जब चाहे तब देखो तो ईरान जो है वो इंडिया को शुक्रिया करता फिरता है। अगर मान लीजिए उसको ऐसा लगता है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन ख़राब हो जाएंगे तो फिर वो अलग से कवर करने की ट्राई करता है, जबकि ईरान कभी ये ट्राई नहीं करता कि अगर ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब हो रहे तो उसको सुधारा जाए या फिर ऐसा ना हो। उन दोनों का चीज़ें नॉर्मल बोर्ड पर चलती रहती है, लेकिन ईरान जो है वो इंडिया को काफ़ी सीरियस लेता है। तो यहाँ पर कमर चिमा का कहना ये है कि पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये थैंक यू क्या किया जा रहा है इंडिया को, जबकि सारे सिचुएशन में खड़े तो पाकिस्तानी रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तानी खड़े रहते हैं। अब उसको कौन समझाए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स एक्टिविस्ट जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट।
इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्ले रहा है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा है। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे, तो ये क्या चीज़ है? आप मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा, बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। अगर आप कहते हैं कि मैं आपको जद्दी और डायरेक्ट जवाब दूं तो इसका ये आंसर है कि हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारा शिया हो सुन्नी हो, लेकिन हमारा अकीदा एक ही है, कुरान और अल्लाह और रसूल पाक हमारा एक ही है। तो हमारी इस चीज़ पे बहस नहीं होनी चाहिए कि ठीक है नहीं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था कि भाई क्या ईरान को हमसे उम्मीद है या नहीं? ईरान की तो मैं बात ईरान को उम्मीद नहीं है, लेकिन जब इसराइल ने कहा था कि हम न्यूक्लियर से हमला करेंगे ईरान पे, तो हमारे जो इसाक डार साहब है उनका ये आया था कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर से हमला किया गया तो हम इसराइल को नाबूद कर देंगे। अच्छा, और इस बात से बहुत एक अच्छी फीलिंग, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले ही दिन बात चेंज हो गई और कहा गया कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा, और ये बिल्कुल क्लियर वे में, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट में बिल्कुल तशक्कुर अदा किया गया था पाकिस्तान का बहुत तरीके से कि हमारे मुसलमान भाई ने हमारा साथ दिया। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इफ्तिखार की बात थी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आ गई। इस टाइम आपके ख्याल से ये तो ईरान का पॉइंट लिया ना, क्योंकि आप ईरान में रहे इसलिए, है पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान का क्या पॉइंट है आपके ख्याल से? आपकी क्या सोच है? हमारी गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है या नहीं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होके आए हैं अमेरिका से। जी जी, ईरान के मीडिया में से लेके क्या चल रहा था ये मैं जानना चाहूंगा। व्यू जो हुआ था वो ये हुआ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है ईरान में, जो पर्शियन न्यूज के मुताबिक था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है अभी वहाँ पे क्योंकि जो हमले किए गए हैं वो उनके टोटल टेलीविजन एरिया में जो भी उनके बिल्डिंग्स से साख्तेमून थे, ठीक है, उधर हमले किए गए, जिसकी वजह से अभी तक न्यूज वगैरह जो है इस तरह नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पाकिस्तान के हवाले से लास्ट न्यूज ये थी, जो लास्ट न्यूज थी ईरान में वो ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान वो गए हैं ट्रंप से मिलने। ठीक है, लेकिन बात बेहतरी की उम्मीद के लिए, लेकिन ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से बात की तो उन्होंने मेरे से यकजहती, मतलब मेरी बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासर, रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा। जीआर बलोच साहब, कहिएगा किस तरह से भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान को हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। पाक भारत जंग में जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इस तरह भारत के साथ रूस खड़ा नजर नहीं आया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली से भी रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ गया है और पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। बदलती सूरत हाल के नतीजे में खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत होगी और इसके पेश नज़र पाकिस्तान और रूस के माबैन बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की तरफ आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारहा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अस्करी फतह से इनकार किया, साथ ही मैं समझता हूँ इक्वली जो बड़ी फतह हमारी थी वो डिप्लोमेटिक फतह रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान ही था जिसने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरवीन करें, आप बीच में आए और इस जंग को बंद कराएं। वी कांट गो ऑन मोर बिकॉज दे न्यू कि वो कॉर्नर हो गए। उनको पता है कि सिर्फ चंद घंटों की जो मार्का था उसमें ही वो एक्सपोज हो गए, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज थी, जो उनकी वीकनेसेस थी। उसके बाद अभी अल्लाह ने एक लिहाज से पाकिस्तान की वो जो कुछ बुरे दिन एटलीस्ट जो मीडिया में लोकली भी और बाहर भी, अंदर के भी कुछ दुश्मन थे और बाहर के भी दुश्मन, उन सबको जो है वो चुप करा दिया है। क्योंकि अब अल्लाह की तरफ से जब बेहतरी का आता है
तो यही कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विंडो आपको अपॉर्चुनिटी की मिली है, इसमें अपने आप को और मजीद हम बेहतर करें। लेकिन सुनते हैं पवन खेड़ा साहब बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। Most shocking aspect is that yesterday Russia has signed an MOU with Pakistan to revive their very old steel mill, PSM, Pakistan Steel Mill, wherein Pakistan will get $2.6 billion from Russia, and Russia has been our traditional age-old friend. तो भैया ये तो बहुत बड़ा मुंह काला कर सकती है पाकिस्तान का और कांग्रेस पार्टी का एक साथ। मुंह काला हो गया है कांग्रेस पार्टी का। जिस $1 बिलियन डील की बात पवन खेड़ा इतना चौड़ा होकर कर रहा है, ये निकई एशिया में सबसे पहले छपी, उसके बाद पाकिस्तान के बहुत से माउथपीस ने इसको सुनाया, और कल रशिया ने एज ऑफ नाउ साफ मना कर दिया है कि ये फेक न्यूज है। हमारा पाकिस्तान के साथ स्टील प्लांट को लेकर कोई भी MOU साइन नहीं हुआ है। यहां पर मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, इंडिया की सबसे मित्रता थी, रशिया से इंडिया ऑयल भी ले रहा था, यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा था, और यूरोप के कुछ देश रशिया से गैस भी ले रहे थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ क्या डील कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू, कांग्रेस पार्टी का भी बुरी तरह मुंह काला हुआ है। अब आती है मेन बात। रशिया के दिमाग में, जैसा मैंने बताया, भाई कुछ चल रहा है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है RIC के बारे में, यानी रशिया इंडिया चाइना के गठबंधन के बारे में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने ये कहा है कि जनाब हर कीमत के ऊपर नाउ इज़ ए टाइम, एट एवरी कॉस्ट नाउ इज़ ए टाइम कि रशिया इंडिया चाइना जो ट्रॉयका है उसको हम एक्टिवेट करें। मुझे ये लगता है कि इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड इंडिया जो हुआ है, अमेरिकन्स ने एज पर इंडियंस उनको डिच किया है। इंडियंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें चाइनीज़ कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन्स को ज़रा भी रास नहीं आई, को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। और इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट वाज टेकिंग डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, JD Vance और रूबियो, they were executing and they were acting in that way. JD Vance को डेली सुबह उठ के जब CIA ब्रीफिंग देती है कि इस वक्त साउथ एशिया में तुमने क्या बोलना है, या ट्रम्प को कहा जाता है कि तुमने क्या बोलना है, तो आप क्या समझते हैं वो एवं ही इसको वो कर रहे हैं? They do understand it very carefully. वो इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। सो मुझे लगता है कि रशियन समझते हैं कि इस स्पेस का फ़ायदा उठाया जाए। रशिया ने कैलकुलेट किया है कि इंडिया के अंदर ये एक फीलिंग है, और फीलिंग ये है कि हमें डॉज किया गया है। सो अगर ये फीलिंग मौजूद है तो इट्स गुड। हम क्यों ना इंडियंस को कहें और चाइनीज़ को कहें कि आए आपको हम टेबल पे बिठाते हैं। मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड, ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, बलूचिस्तान में दौरे जहालत की याद ताज़ा कर दी गई। खातून और शौहर को कत्ल कर दिया गया। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि मेरी एक एक्स कॉलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, वो बहुत ही बेमाना तशद्दुद का शिकार हुई। हालिया एक रिपोर्ट आई जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान, मतलब उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसमें 148 मुल्क हैं और पाकिस्तान 148 मुल्कों की लिस्ट में 148 पे रैंक कर। अच्छा, हम वर्स ये है कि हम खित्ते में भी बहुत बुरे हैं। तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान भी फर्स्ट आ गया है, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से। किस चीज में? खवातीन से बदसलूकी, नाइंसाफी और जेंडर गैप के लिहाज से। और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको या अथॉरिटीज हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। ये चीज याद रखिएगा। वैसे हमारे मुल्क में ये होता है, एक ने शादी की, उसे मार दिया। झंग में एक बच्ची हॉस्टल से आ रही थी, उसे उसके कजन ने मार दिया, क्योंकि ये अभी का वाकया है कि जी उसने कजन से शादी से इनकार किया है। तो रोजाना पाकिस्तान में 2.5 खवातीन, जो भी एग्रीगेट है, 2.5 खवातीन कत्ल होती हैं सिर्फ गैरत के नाम पे। जी, जो कुछ हुआ है
वो नाकाबिले बयान है। तो यू कैन नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे बढ़ने वाला है। हमारी सोसाइटी को इस टाइम पर ओवरऑल की जरूरत है, और ये मैं अपने मजहब के हिसाब से बोल रही हूँ कि चाइना को पाकिस्तान एनुअली तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं वो सप्लाई करता है। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी आखिर पाकिस्तान से ही वो गधों इंपोर्ट क्यों करते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। एंटी इस्लाम चीजों को करके ये पॉलिसी बन चुकी है और इसको बड़ा डीप रूटेड कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, अब दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती है। उसमें से एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान, मतलब एक रिपोर्ट्स आई है महिलाओं को लेकर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जितने भी कंट्री है ना, उसमें सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की है रिगार्डिंग लेडीज़ इन योर पर्टिकुलर कंट्री। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट है कि औरतों को उस हिसाब से उनके राइट्स मिलते ही नहीं है, या फिर अगर राइट्स है भी तो कहने के लिए है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और इस चीज़ से दिक्कत ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर लेडीज़ को कि भाई वो खुल के जी नहीं पा रही है। अब देखिए, हमने कई बार मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना है, मुसलमानों को सुना है कि भाई जो आपके घर में जो लेडी है, महिला है, वो आपकी खेती है। अब जब चाहे तब वो खेती कर सकते हैं, जब चाहे तब, मतलब वो सारी चीज़ें। अब कई बार होता है कि सेक्सुअल जो चीज़ें होती है उसमें भी इस्लामिक तौर तरीक़ों से अगर आप देखो तो उसमें वैसा है कि आपकी जो वाइफ है वो आपको मना नहीं कर सकती अगर आप फिज़िकल होना चाहते हैं तो, मतलब वो आपकी वाइफ है, आपको उसको हर समय तैयार रहना पड़ेगा। अब फिर पाकिस्तान तो पूरा इस्लामिक कंट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर तो लेडीज़ की सिचुएशन क्या होगी। उसके अलावा ये सब बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर अपने कज़िन्स के द्वारा, अपने अंकल्स के द्वारा, या फिर कहे कि दूसरे मेल द्वारा जो अपनी फैमिली में है उसके द्वारा प्रताड़ना उनकी होती रहती है। ये सारी रिपोर्ट में आया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। करना चाहूंगी बलूचिस्तान के बारे में। एक ऑनर किलिंग जो है एक बार फिर एक वाकया देखने में आया, जिसमें कि एक लड़का और लड़की ने जिन्होंने पसंद की शादी की थी, उनको जिरगे की तरफ से ये फैसला किया गया कि इनको ढूंढा जाए और ढूंढने के बाद इनको गोलियां मार दी जाए। और ना सिर्फ ये कि ये अफसोसनाक वाकया हुआ, उनको ढूंढा गया, उनको तकरीबन 1.5 साल से वो दोनों लोग जो है नहीं, वो कपल जो था वो तकरीबन 1.5 साल से अपने इलाके से वो लोग चले गए थे, लेकिन इस 1.5 साल के अरसे में उनको ढूंढा गया। उसके बाद किसी तरीके से उनको बहला फुसलाकर वापस लाया गया, और वापस लाने के बाद जो है उनको गोलियां मार दी गई। अब इससे पहले हमने कई बार देखा, चाहे वो मॉडल कंदील बलोच हो या कोई और लोग जिनको के ऑनर किलिंग के नाम पे मारा गया, इन लोगों को कोई खास सजाएं भी नहीं होती। और इनको सजाएं इसीलिए नहीं होती कि कहा यह जाता है कि जी इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर ऑनर किलिंग के जो मुजरिम है, अगर उनको वो फैमिलीज माफ कर दें जिनके लोगों को मारा गया है, तो फिर जी उनको माफी मिल जाती है और उनको सजा जो है वो नहीं होती। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको प्रॉपर सजा मिले। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से वो कंट्री है कि जहां पर कत्ल कर दिया जाता है, लोगों की जान ले ली जाती है ऑनर किलिंग के नाम पर, और उसके बाद उन्हें कोई सजा भी नहीं दी जाती। हर बार यही होता है, कुछ दिन मीडिया में बात को किया जाता है, बात उछाली जाती है, बार बार डिस्कस किया जाता है। 1 वीक 2 वीक इससे ज्यादा का ये मुद्दत नहीं होती किसी भी खबर की, और ना ही कोई इन लोगों को सजा हो रही होगी। जिनको लगता है किसी को मार देने से रिलीजन की हिफाजत हो रही है या किसी को मार देने से उनकी इज्जत बन रही है या इज्जत बच रही है, लेकिन क्या किया जाए, हमने जो सोसाइटी बनाई है, जिस सोसाइटी को हमने परवान चढ़ाया है, या जिस सोसाइटी को हम हमेशा से सपोर्ट करते रहे, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलना था जैसा कि इस वक्त के पाकिस्तान का हम रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में जरा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का इस तरह के इंसानियत दुश्मन मजालिम से कोई लेना देना नहीं होता। ये डिस्क्लेमर, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात इस तरह के मामलात में ज़ेर बहस लाना किसी साजिश से कम नहीं है। दर हकीकत इस तरह के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो बोसीदा रिवायात, ख़ानदानी जाली इज़्ज़त, बरादरियों के खुद साख्ता कायम किए गए उसूलों का नतीजा होते हैं।
बात कर रही हूँ मैं बलूचिस्तान वाक़े की। अगर बलूचिस्तान में मर्द व खातून के कत्ल का मामला वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है, पसंद की शादी की वजह से है, तो कातिल इंतहाई बेगैरत हैं। अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंसाफ का मजबूत निज़ाम कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बैरून मुल्क हूँ, और मेरी एक एक्स कॉलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी दोस्त जैस्मिन मंजूर जो है, वो बहुत ही बेमाना तशद्दुद का शिकार हुई। और जब उनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर तो मैं हिल के रह गया। किस तरह पाकिस्तान में ये औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले, उनको सजा नहीं होती। अनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बात यह है कि जब हम वायलेंस को इतनी लाइटली लेते हैं तो वायलेंस बिकम्स अ एवरीडे अकरेंस इन आवर होम्स। साहब, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली जैस्मिन मंजूर साहिबा के साथ जो हुआ है, इसको जिन भी अल्फाज में कंडेम किया जाए, एज अ वुमन मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल इसलिए है। देखना किसी खातून को इस हालत के अंदर, वो भी इतनी काबिल खातून को इस तरीके से देखना इंतहाई पेनफुल है। कि कोई भी खातून होने से पहले इंसान है। अगर आप उसकी इंसानियत को पसे पुश रख दें और उसके बाद आप सोचें कि खातून है या मर्द है, तो फिर तो आपका मुल्क नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए क्योंकि 50% अगर आबादी जो है वो मर्दों की है, तो 50% ही खवातीन की भी है। तो अगर आप खवातीन को किसी भी तरीके से पीछे छोड़ देंगे तो यू कैन नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे बढ़ने वाला है। फिर अभी हम कानून साजी की आप बात कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं है जो एसिड थ्रोअर्स के लिए कोई डेथ पेनल्टी करे। आज का कारनामा मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 354A, किसी खातून को बरहना करके उसकी इज्जत को इस तरीके से बेआबरू करना दुनिया के सामने, उसकी डेथ पेनल्टी थी। आज जरा चेक करें कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ है। डेथ पेनल्टी निकाल दी है इसलिए क्योंकि हमें वेस्ट को बड़ा अपने आकाओं को खुश करना है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर जो है वो फेंकी गई। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया। फिर एक वजीर आजम ने यह कहा कि खवातीन कपड़े सही से पहने, आदमी रोबोट नहीं होता। ये जब आप तसलसल से एक इलीट के अंदर ये वाला ट्रेंड देखेंगे तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। हम माने या ना माने, हमारे लीडरान जो करेंगे, हमारे आम अवाम उसको फॉलो करे। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। अमेरिका, ओहो अमेरिका ये कर देगा, इसराइल जो कि जिसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कहां गई वो टेक्नोलॉजी? ये मोजज़ात हैं। इंडिया 5 गुना बड़ी ताकत, दोनों का गरूर खाए हुए भुस की तरह हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन भी हुई। ये खुदा की कसम, ये जंग अल्लाह ताला ने जितवाई। प्रैक्टिकली कुछ करें, अमली इकदाम मात करके दिखाएं। महज बयानात, करारदादे, इनसे बात नहीं बनेगी। गाजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। काबिज फौज ने एक रोज में मजीद 95 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा जहां पे जुल्म, बर्बादी, इंसानी अलमिया की दास्तानें रकम होती हैं, तो दुश्मन चाहे हिंदुत्वा हो या सहूनियत, खसो खाशाक की तरह बह नहीं जाती। और मैंने देखा अपनी आंखों से इंडिया के जो इतने बड़े बड़े जहाज थे, जो राफेल वगैरह, खाए हुए भुस की तरह हो गया। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद हैं, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद हैं। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इट वाज ऑल चाइनीज जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। तो ये जो डसॉल्ट के सीईओ हैं एरिक ट्रैपर, उन्होंने ये कहा है कि ही डिनाइड कि एयरफोर्स लॉस्ट राफेल जेट्स। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही थी। ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है। यानी कि बहुत, देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही हैं, नहीं है कि बड़ी दोस्ती, आपको पता है कि ये सदर ट्रंप की जानिब से आइंदा हफ्ते गजा मुआहदे की पेशगोई ने आलमी सिफारती हलकों में एक नई हलचल पैदा कर दी। और यानी ये जो सीज फायर की बात पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते ये बंद हो जाएगा, अगले हफ्ते ये खत्म हो जाएगी जंग, वो उसमें नाकामी हुई है। इजराइल कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्लियरली नजर आ रहा है कि सस्पेंस खत्म हो गया है कि अमेरिका की पॉलिसी वही होगी जो नेतन्याहू चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि ट्रम्प थोड़ा भी नज़दीक आता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को ऐसा लगने लगता है कि भाई बस अब तो बात ख़त्म है, अब तो हम ट्रम्प को और अमेरिका को मना कर रहेंगे और हमारी साइड करके रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स होती है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ। लेकिन आखिर में होता क्या है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ट्रम्प चले जाता है इजराइल की तरफ।
अब कई बार क्या होता है, पाकिस्तानी मतलब खुद सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि ये वही अमेरिका है जो कि कम्प्लीटली प्रो इज़राइल है, उसके साथ कैसे भी करके उसको रिलेशन मेंटेन करने हैं अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ इज़राइल को गालियाँ भी देनी है। देखिए, ये जो इज़राइल है ना, वो अमेरिका का बहुत लाडला बेटा है। वो पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब कर सकता है, लेकिन इज़राइल के साथ बिल्कुल मेंटेन रखेगा। इज़राइल कितनी भी यहाँ पर हमला कर दे गाज़ा में, या फिर कहे कि सीरिया में, ईरान में, कुछ भी कर ले, वो ना अमेरिका उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान को ऐसा था कि अब तो देखिए हम इज़राइल को आइसोलेट कर देंगे अमेरिका के साथ रिलेशन बनाने के बारे में, तो ट्रम्प ने धूल लगा दी उस पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। देखें, पहली बात यह है कि अगर वाक़या करबला को देखा जाए, आज किसको हम कहते हैं, कौन फातेह है और कौन नुकसान में है। इस पैगाम को जिसने अपनाया, चाहे वो बुनियान मरसूस पाकिस्तान और बमुकाबला भारत में अपनाया, या ईरान ने बमुकाबला अमेरिका और इसराइल अपनाया। अब देखें कि अमेरिका, ओहो अमेरिका ये कर देगा, इसराइल जो कि जिसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? ये मोजज़ात हैं डॉक्टर साहब, ये मोजज़ात हैं, ये फयूज़ात भी हैं। हाँ, और उसके बाद आप देखें इंडिया 5 गुना बड़ी ताकत, दोनों का गरूर खाए हुए भुस की तरह हो गया। अच्छा, मोदी कहता है चुन चुन के बदला लूंगा। मेरे सर पे भी 2 करोड़ रुपए उन्होंने आरएसएस ने लगा दिए। में कोई बात नहीं, अपना मुल्क है, अपना दीन है, खड़े हैं मैदान में, अल्लाह के शेर हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको वैसे गुजारिश कर दूं, आप मुझे ये बताएं कि अब्राहा के हाथियों का क्या हुआ था, अल्लाह ने किसके जरिए पिटवाया? यही तो हुसैनियत का तालीम है। मतलब जब वक्त पड़े तो फिर खड़ा हो जाता है आदमी। देखें, ये जो इसका मतलब यह है कि जब आप अल्लाह की राह के अंदर ये फैसला कर लेते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं, सिर्फ उसको सजदा करते हैं, बाकी सजदों को छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मुझे रब होने की कसम, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। और मैंने देखा अपनी आंखों से, आपने देखा, हमने देखा, डॉक्टर साहब ने देखा कि रब खड़ा कैसे होता है। ये डॉक्टर साहब, ये बुनियान मरसूस में इंडिया के जो इतने बड़े बड़े जहाज थे, जो राफेल वगैरह, और जो उनकी S-400 टेक्नोलॉजी थी, ये ऐसे ही है जैसे आप तीतर का शिकार करने 12 बोर से निकले और तीतर ने आपको मार दिया। डिवाइन इंटरवेंशन भी हुई। ये खुदा की कसम, ये जंग अल्लाह ताला ने जितवाई, ईरान को भी जितवाई और हमें भी जितवाई। लफ्ज ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन। मैं कहता हूँ बराह रास्त डिवाइन इंटरवेंशन, और इस बात का हमारे सिपहसालार साहब को बखूबी इल्म है इस बात। और ये कुरान, एक आदमी है, वो कुरान उनके सीने के अंदर है, उनको मालूम है कि ये जंग अल्लाह के हुक्म। और तो वो जब आपका सुप्रीम लीडर उधर भी, यहाँ भी आपका सुप्रीम लीडर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इसके ऊपर मुफस्सल जो है वो तफसीलात लिखी हुई है, वो पढ़े तो सही आदमी है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि बहुत खतरनाक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है वो ये है कि खुदा ना खाता, अल्लाह के खैर करे। ये जो ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात, बड़ा इंतज़ार था इसका, लेकिन उसके बाद जो खबरें आई हैं कि गज़ा के मकीनों को बेदखल करने के मंसूबे का इशारे दिए जा रहे हैं, अब ये तय हो चुका है। आप क्या समझते हैं, ये दोनों मुल्क किस तरफ जाएंगे? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका से कोई मुस्लिम रियासत अगर ये तवक्को लगाए कि वो फ़लस्तीनियों के मफाद को मद्देनज़र रखेगी, या मुस्लिम उम्मा के मफाद को, या मुस्लिम रियासतों के मफाद को, तो ये हिमाकत होगी। ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसराइल जो है वो अमेरिका का पार्ट एंड पार्सल है। वो अमेरिकी मफादात का निगाहबान है, अमेरिका की कॉलोनी है, अमरीकी साजिशों का वो अड्डा है, और वो उसके ही मफाद को मद्देनज़र रखेंगे। एक बात सबसे बड़ी तो खबर ये थी कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं, और ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि ट्रंप उनको बुला के क्या उनकी सरजनिश करेंगे और कहेंगे इनफ इज़ इनफ, कि बस बहुत हो गई, सीज़ फायर गाज़ा में भी किया जाए इम्प्लीमेंट, और ईरान के साथ भी मामला ठीक करिए। पर वहाँ पे बिल्कुल ये जो इस वक्त भी दिखाया जा रहा है टीवी के स्क्रीन के ऊपर, कि वहाँ बिल्कुल उल्टा था। क्लियरली नज़र आ रहा है कि सस्पेंस ख़त्म हो गया है कि अमेरिका की पॉलिसी वही होगी जो नेतन्याहू चाहेंगे। और एक तो ये फैसला हो गया जिससे कि ये पता चल रहा है कि कोई किसी किस्म का उनका इरादा नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन को राइट अपार्थीड का ही कानून चलेगा। और दूसरा जो है क्लियरली जो ये इशारे किनारे से काफ़ी अर्से से बात चल रही थी कि गाज़ा को जो है वो जो रिविएरा बना दिया जाएगा, और प्लान क्लियरली नज़र आ रहा है
कि उसका बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि जी वो दूसरे मुल्कों से इस वक्त बातचीत चल रही है जहाँ पे वॉलंटरीली, ट्रंप साहब ने भी कहा, मगर वो वॉलंटरीली इतना है नहीं है। क्लियरली नज़र आ रहा है प्लान कि वहाँ पे बाकायदा प्लानिंग करके उस तरफ उनको धकेला जा रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद लीबिया जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे उनकी अपनी वो है, सीरिया या इस तरह के जहाँ अपनी मर्जी की हुकूमतें हैं, तो वहाँ उनको पुश करके खाली करवाया जाएगा। और उसके लिए तरीकाकार बड़ा सीधा सा नज़र आ रहा है कि जब आप देखें कि आपको गोलियां चल रही हों, आज भी कितने शहीद हुए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 75 के करीब अभी भी हमले जारी हैं और जंग वहाँ जारी है। हमास के कभी एक हमला हुआ जिसमें 5 इसराइली मारे गए हैं और 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमले, जंग हो रही हो, गोलियां चल रही हो, बमबारी चल रही हो, खाने पीने को हो ना हो और घर आपका तबाह हो गया, तो कौन वहाँ से मूव नहीं करना चाहेगा? उसको वो कहेंगे वॉलंटरीली। तो उसके बाद जाहिर है वो सारे जो पट्टी खाली हो जाएगी, गजा भी खाली हो जाएगा, वेस्ट बैंक में भी आबादियाँ बन जाएंगी, वहाँ भी बन जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।